welcome to the Shamroz Khan YouTube channel. Today you are seeing me after a long break. 8-9 महीने के बाद we are back into action. और एक्शन में वापस इस वजह से आए क्योंकि आई थिंक कि चीज़ें बहुत बदल गई हैं ग्लोबली, पाकिस्तान में और कनाडा में भी. सो आई रिसेंटली सेलिब्रेटेड माई, नॉट रिसेंटली, अब तो 5.5 साल हो गए. तो अब मुझे लगता है कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आउटडेट हो चुके हैं. सो नाउ इट्स टाइम दैट वी गेट न्यू एक्सपीरियंसेस, बिकॉज क्योंकि आजकल लोग पूछते हैं कि यार आप आ भी सकते हैं या नहीं आ सकते, और अब आजकल के हालात में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए. तो इसके लिए हमने ये किया है कि वी हैव स्टार्टेड सीज़न 3 ऑफ इमिग्रेंट इनसाइडर. जो लोग इमिग्रेंट इनसाइडर को नहीं जानते, इट्स एन इंटरव्यू सीरीज विद पीपल हु हैव इमिग्रेटेड टू कनाडा. इसका हमने सीज़न 1 2022 में स्टार्ट किया. उसके आई थिंक 14-15 एपिसोड्स थी. देन वी स्टार्टेड विद सीज़न 2 अर्ली 2024, लेकिन दैट वाज अ शॉर्ट सीजन, 2-3 एपिसोड्स थी. सो नाउ वी आर बैक इन एक्शन. वी हैव अमेजिंग गेस्ट लाइन अप. तो हमें लगता है कि ये सीज़न बहुत अच्छा होगा. एंड आई होप ऑल माय सब्सक्राइबर्स हु हैव बीन विद मी फ्रॉम लेट 2018, अब आई थिंक चैनल को भी 6 साल हो चुके हैं, इनफैक्ट मोर देन 5 years. सो आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल, और looking forward to connect with all of you again. So we will now start with the first episode of Immigrant Insider Season 3. और हमारे साथ जो गेस्ट हैं, उन्होंने अभी अभी अपना 1 साल मुकम्मल किया है कनाडा में. सो ही इज़ समवन हु हैज़ इमिग्रेटेड. में अब दुनिया को हम इस तरह करते हैं कि यार प्री कोविड वर्ल्ड एंड द पोस्ट कोविड वर्ल्ड. सो दिस गाय इज़ पोस्ट कोविड. ही केम टू कनाडा आई थिंक इन एग्जैक्टली एन ईयर बैक, और अभी वो अपनी पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट मी वेलकम आवर गेस्ट मिस्टर उज़ैर फरीदी. अस्सलाम वालेकुम उज़ैर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। शमरोज़, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त यार. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टाइम. आपने मेरा ख़्याल इंट्रोडक्शन सुन लिया होगा. आपको समझ में आ गई होगी कि इमिग्रेंट इनसाइडर का सीज़न 3 की एपिसोड 1 है, और दी ओनली पर्पज़ इज़ कि हमें आपके एक्सपीरियंसेस से सीखना है, ताकि जो लोग कनाडा आने का सोच रहे हैं या अप्लाई करने का सोच रहे हैं या रिसेंटली लैंड किए हैं, ठीक है, तो वो आपके एक्सपीरियंस से किस तरह सीख सकते हैं. और तो ये हमारा सारा पर्पज़ है. और इसमें हाउ वी स्टार्ट इज़ दैट आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू अप्लाई फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन. ठीक है. और फिर जब आप मोटिवेट हो गए, आपने इरादा कर लिया कि यार इमिग्रेट होना चाहिए, तो फिर आप वो जर्नी कैसा रहा एप्लीकेशन से लेके इमिग्रेशन तक. और उसके बाद तीसरा हाफ इज़ यू नो लैंड करने के बाद आपका 1 साल कैसा गुजरा. जो सोचा था या जो यूट्यूब पे गूगल पे देखा था वैसे ही रहा, या यहाँ आए तो पता चला कि यार असली ज़िंदगी बिल्कुल डिफरेंट है. तो ओवर टू यू, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन फर्स्ट एंड देन वील मूव ऑन. Okay, first of all, thank you for inviting me and giving me the opportunity कि मैं आपके साथ बैठ के यहाँ पे अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूँ. मुझे एग्जैक्टली 26 सितंबर को 1 साल हो गया कनाडा में, अल्हम्दुलिल्लाह. और इट्स बीन अ रोलर कोस्टर राइड, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट इनिशियली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या अच्छा, रहा. सबसे पहले मैं पूछूंगा आपसे कि फ्रॉम विच सिटी यू बिलोंग टू. Okay. ठीक है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, और आप कराची में क्या करते थे? ओके. ओके, सो मैं बिलोंग मैंने करता हूँ. इनफैक्ट खुद ही बता दिया आप कराची में क्या करते थे, तो पहला सवाल रेलिवेंट हो गया. सही. तो मैं बिलोंग कराची से करता हूँ, प्योर कराचीआइट. एंड आई आई डिड माय एमबीए इन मार्केटिंग फ्रॉम जैबिस्ट. और अर्लियर मेरी ग्रेजुएशन कराची यूनिवर्सिटी से थी. By profession, I'm a sales and marketing professional, and I have been working in CPG companies. So मेरा throughout career सारा FMCG companies, what we call in Pakistan and Canada in CPG. So throughout वही रहा है manufacturing companies के साथ, and I was particularly in the sales of key accounts. So अगर मेरी professional journey की बात करें तो it starts from Milak Foods. I started my career from there.
I was working for Modern Trade there, the key accounts, and I was also working in sales operation in Malak Foods. Then I got an opportunity to work with National Foods. So this was the time because the opportunity was based in Multan, that is a city in Punjab, and this was the first time I stepped out of my home. So एक बोल्ड मूव था कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना एंड एक अलग सिटी में जाके आपको आबाद होना है, अकेले रहना है. सो आई ऑप्टेड फॉर दिस. और फिर मैंने मुल्तान में नेशनल फूड्स में काम किया अराउंड कोई 1.5 year. Then I got transferred back to Karachi, and in Karachi I was looking after the two major retail chains for modern trade, which is Imtiaz and Chezab. So I, Nice. yeah, इसके बाद then I got an opportunity to work with Colgate Palmolive. So Colgate Palmolive में I joined as a assistant key account manager. और लास्टली जो कोविड कनाडा आने से पहले जो मेरा लास्ट रोल था, सो आई वाज वर्किंग देयर इन कोलगेट पामोलिव. जबरदस्त. सो जो मुझे समझ में आई कि यू डिड योर बैचलर्स फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, यस. देन यू डिड योर एमबीए फ्रॉम जेबेस्ट, और उसके बाद यू हैव बीन अ सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल. कनाडा के हिसाब से सीपीजी, पाकिस्तान के हिसाब से एफएमसीजी. So you work with Milak Foods, you work with National Foods, and then your last role was as an ACAM with Colgate Palmolive, and you were एग्जैक्टली. handling modern trade accounts like Imtiaz. यस. जाना है. एग्जैक्टली. तो ज़बरदस्त यार, ये तो अमेजिंग. दिस इज गुड एजुकेशनल बैकग्राउंड, गुड कंपनीज यू हैव वर्क विद, गुड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. तो अब ये उज़ैर साहब हैं, ACAM है कोलगेट पामोलिव में, रिलेटिवली डूइंग फाइन, अच्छी नौकरी है. तो फिर अचानक क्या हुआ? क्यों सोचा कि यार कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए? अच्छा, ये है इसमें कि अचानक तो कुछ नहीं हुआ. इसकी हैमरिंग तो कह सकते हैं कि 2-3 years बैक जब मैं आया हूँ तो चल ही रही थी. तो मैंने अप्लाई तो बेसिकली किया था जब मैं एक्सप्रेस एंट्री के मैंने प्रोफाइल बनाई थी, तो दैट वाज पेंडेमिक से पहले था. और उसके पीछे फिर स्टोरी ये है कि इट वाज अ लाइक कह सकते हैं पीयर प्रेशर था, या एक फैमिली प्रेशर था कि भाई जाना है कनाडा और एक्सप्लोर करना है बाहर का. क्योंकि मेरी सिस्टर ऑलरेडी यहाँ रहती हैं, इसके अलावा मेरी कुछ कज़न्स भी हैं, लाइक चचा वगैरह की फैमिली भी है. तो दे वर इनफ पीपल टू टेल मी कि कैसी लाइफ है, क्या बेनिफिट्स हैं अगर आप कनाडा मूव हो जाते हैं या कैनेडियन सिटीजनशिप ले लेते हैं. सो मेरा पर्सनली कोई इरादा नहीं था या मेरी कोई ऐसी मोटिवेशन नहीं थी, बिकॉज आई वॉज डूइंग प्रिटी वेल देयर, अच्छी तो सेटल्ड आप जॉब. उस लोगों में नहीं है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ एक, क्योंकि मैं इस वजह से क्वेश्चन पूछता हूँ कि कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत क्लैरिटी होती है कि यार हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, हमें किसी भी तरह करके कहीं भी कोई भी मुल्क हो, हमें बाहर जाना है, उनको बाहर जाने का शौक होता है. तो आपका ये नहीं था, आपकी इंटरनल ड्राइव नहीं थी. आपने सारी पढ़ाई भी पाकिस्तान से करी, जॉब भी वहीं कर रहे थे, लेकिन आपके क्योंकि रिश्तेदार, आपकी बहन बाहर थी, तो आपको वो रिकॉल होता रहता था कि ट्राई करो ट्राई करो, लेकिन खुद से कोई इंटरनल मोटिवेशन नहीं थी. नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी, और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं किसी और कंट्री में जाके सेटल हो जाएँ या सिटीज़नशिप लें. सो मुझे अच्छा लगता था कि मैं पाकिस्तान में ही रहूँ, वहीं करूँ. बट जब ये डिसीजन लिया तो अनफॉर्चुनेटली अब फिर मैंने जब इसके बारे में सोचा बैठ के कि कुछ पाकिस्तान के हालात भी आपको कुछ ट्रिगर कर रहे होते हैं, जब आप देख रहे होते हैं कि इन्फ्लेशन है, मल्टीपल क्राइसिस चल रहे हैं, और फिर आप एक साइड पे कनाडा वर्सेस पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं, लाइफस्टाइल अच्छा है. तो वो सारे फैक्टर्स भी मैंने कंसीडर करे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों के कहने पे कर लिया. फिर मैंने इसके बारे में बैठ के बाकायदा सोचा कि शुड आई ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन और नॉट. तो मुझे और लगा ये कि अब हम किस साल की बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं 2020, बिफोर पेंडेमिक. जब आप सोच रहे हैं? जब मैं सोच रहा हूँ उस ईयर में, तो मैंने एक रैंडमली सोचा कि बिल्कुल कोई इसमें पैशन नहीं था. मैंने कहा अच्छा ठीक है, सबने कहा प्रोफाइल बना लो एटलीस्ट एक्सप्रेस एंट्री. उस वक्त बड़ा बूम चल रहा था, एक्सप्रेस एंट्री से बहुत जल्दी हो जाता है, और एवरीबडी इज़ गेटिंग लाइक द पासपोर्ट रिक्वेस्ट, और बहुत इजी प्रोसेस है. तो मैंने भी प्रोसेस समझ लिया कि अच्छा प्रोफाइल बनानी है, ईसीए करवाना है, तो फिर ईसीए करवा लिया. फिर नेक्स्ट सबसे बड़ा स्टेप जो होता है कि आइल्स देना है, तो फिर आइल्स की तैयारी स्टार्ट कर दी. अच्छा, आइल्स हमें लगा था कि बहुत इजी होता है तो दे देंगे. इजी तो खैर होता है अगर आपकी मतलब अच्छा, अगर अब 2020 है,
जी। ठीक है, अब उज़ैर ने सोचना शुरू कर दिया कि यार सब कह रहे हैं और हुँ, हुँ। लग भी रहा है कि आजकल हो भी सकता है, हाँ, तो अब ट्राई करते हैं, ठीक है? तो आपको एक्सप्रेस एंट्री का पता चला, बिल्कुल। ठीक है? और अभी सॉरी मैं भूल गया, अभी दूसरी बात हम क्या कर रहे थे? आइल्स की? आइल्स की। यस। हाँ, इस वजह से मैंने रोका। अब उज़ैर भाई ने सोच लिया एक्सप्रेस एंट्री पे जाना है, ठीक है? यार ट्राई करते हैं, पाकिस्तान के हालात भी लग रहा है कि डिटीरियोरेट हो हो रहे हैं और होते जाएँगे, डन है। क्योंकि आइल्स का सेपरेटली बात इस वजह से करनी है क्योंकि ये पूरा एक मरहला होता है, ठीक है? यही एक चीज़ बिल्कुल, होती है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही। आपने सोच लिया, आपको पता चल गया, आपको ये पता चला होगा कि यार एक्सप्रेस एंट्री में जो मेजर गेम है, हाँ, वो है आइल्स का, आइल्स ठीक है? का, अब आइल्स की स्टोरी बताएँ। सही। अच्छा, तो मेजर जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कि एक्सप्रेस एंट्री में, एक तो ये है कि मुझे जो चीज़ उस वक़्त लग रही थी कि आपके आफ्टर द एज ऑफ 29 आपके पॉइंट्स गिनना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे ये भी हो रहा था कि अगर मैं इस साल ही कर लूँ ये चीज़ तो ज़्यादा बेटर है कि मेरे चांसेस तो हैं एटलीस्ट। तो ईसी हो गया, आपके एज के बैंड पॉइंट्स आपको मिल गए, आपकी मास्टर्स एजुकेशन है वो भी मिल गए। अब सारा मसला आके अटकता है आइल्स पे, कि आइल्स को सिर्फ क्लियर करना इज़ नॉट द मसला यहाँ पे। तो आइल्स में आपको CLB 9 विच इज़ द कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, वो CLB 9 चाहिए, विच इज़ इक्वल टू 8,777 व्हाट वी कॉल के 8 इन लिसनिंग स्कोर एंड 7 इन ऑल अदर्स। वो आपको एक ही अटैम्प्ट में लाना है इन ऑर्डर टू गेट दिस स्कोर। तो उससे ये होता है कि आपका जो फिर एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर है वो बूस्ट अप हो जाता है अराउंड 50 to 55 पॉइंट से। सो तो वो थोड़ा सा आपसे एक ट्रिकी होता है। पहली बार में हो गया था या कितनी अटेम्प्ट्स नहीं, ली? पहली बार में बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि आई गेस सबसे टफ जो होता है कि यू गेट स्कोर इन लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, बट द सारा इशू आता है राइटिंग के अंदर, कि राइटिंग में 7 लाना इज़ लाइक रियली हार्ड। तो मेरा फर्स्ट टाइम जब हुआ था तो मैंने एज़ सच कहीं बाहर से तैयारी नहीं करी थी। आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि यार कर लेंगे, तो वो नहीं हुआ। उसमें मेरे ओवरऑल 7.5 आए थे, तो मेरे राइटिंग में कम हो गए थे। देन आई ऑप्टेड फॉर अ कोचिंग सेंटर जहाँ पे मैंने फिर क्लासेस वगैरह ली, और फिर मैंने दोबारा अटेम्प्ट करी, बट मेरा फिर भी किसी लिसनिंग में फिर मेरे 8 नहीं आए, फिर वहाँ पे कम हो गया, राइटिंग में आ गए। तो फिर इन द थर्ड अटेम्प्ट फिर मैंने एक और ऑनलाइन टीचर से पढ़ा और स्पेसिफिकली राइटिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ओवरऑल 8.5 बना, और रीडिंग में भी 8.5, बाकी सब में 7.5। तो फिर मेरा स्कोर अच्छा बन गया। ओके, ज़बरदस्त। सो मूविंग ऑन, फिर जो आपने अप्लाई किया वो एक्सप्रेस एंट्री किया या किसी पीएनपी में अप्लाई किया? और व्हाट वाज़ योर सीआरएस? Okay, my CRS at that time was 485, and the cutoff at that time was 490. And I was in the Federal Skilled Worker Program, so I didn't apply for the PNP. मैंने सिर्फ अपनी प्रोफाइल बना दी थी FSW में, क्योंकि जो मैंने केसेस देखे थे अपने दोस्तों वगैरह में कि उन सबकी प्रोफाइल FSW पे ही पिक हो रही थी। तो मुझे लगा था कि मेरी भी पिक हो जाएगी, बट ये सब करने के बाद भी मेरा स्कोर 5 पॉइंट्स से नीचे ही जा रहा था। सो मैंने फिर उस वक़्त मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैंने कहा अब मैंने इतना कुछ कर लिया, अब अगर नहीं आ रहा इन्विटेशन तो मुझे तो कैसी कोई अर्ज तो थी नहीं जाने की। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं आता तो फिर रहने देते हैं, यहाँ सब सही चल रहा है। बट वन फाइन मॉर्निंग मुझे एक ईमेल आई ओंटारियो की तरफ से कि यू हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द OINP प्रोग्राम। सो अब आप अपना एक प्रोफाइल सबमिट कर ओके, सकते हैं वहाँ सो पे। आपने एप्लीकेशन और प्रोफाइल जो है वो एक्सप्रेस एंट्री की बनाई थी। हुँ, यू हैड अ स्कोर ऑफ 482, लेकिन उस वक़्त कट ऑफ चल रहा था 490 कुछ का। तो यस, आप थोड़े से चंद पॉइंट से शॉर्ट रह रहे थे। जी, लेकिन बिल्कुल, आपने प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री की बनाई। ओआईएनपी आई थिंक उसकी अच्छी बात है कि वो एक्सप्रेस एंट्री से खुद ही उठा लेता है। सेपरेट पोर्टल नहीं है, तो उसके लिए सेपरेट बिल्कुल। एप्लीकेशन जमा नहीं कराने पड़ते। तो आई गेस वो वाली प्रोफाइल्स उठाते हैं जो कट ऑफ से थोड़ा बहुत स्कोर इनका नीचे होता है, तो वो वाली पिक कर लेते बिल्कुल। हैं। ये पूरा सफ़र कितने टाइम का था जब सोचा था और फिर एक्चुअल जब ओआईएनपी का इनवाइट आ गया, ये कितना टाइम है? अगर मैं बात करूँ कि मैं जर्नी को सम अप कर दूँ, कि मैंने बिफोर पेंडेमिक अगर फर्स्ट आइल्स दिया था, और मेरा जो COPR आया है वो आया है 2023 में। हम्म, तो अप्रॉक्स, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया पेंडेमिक, तो फिर तो बिल्कुल एक साइलेंस हो गया, कोई अपडेट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सो OINP आया है पेंडेमिक के बाद। OINP पे फिर मैंने एप्लीकेशन अपनी पुट इन करी है। तो OINP से लेके COPR तक मुझे 6 to 7 मंथ्स का टाइम लगा है, कि जब मैंने ओके। अपना OINP पे अप्लाई कर दिया उसके बाद का प्रोसेस। और इनवाइट कितने टाइम में आया आइल्स? सोच से सीओपीआर तक का क्या टाइम होगा जब सोचा कि यार कनाडा जाते हैं?
अप्रॉक्स 3 इयर्स, 3.5 इयर्स। अप्रॉक्स 3 इयर्स। हाँ, ये मैंने इस वजह से पूछा कि यार ये मतलब जिंदगी के 3 साढ़े 3 साल लगे। ये बिल्कुल ऐसा ऐसा ही। नहीं होता कि काम ओवरनाइट हो गया। और वो 3 साढ़े 3 साल हाई प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन, बहुत नर्व ब्रेकिंग था वो पढ़ाई, कि नर्व आपको। ब्रेकिंग। हाँ, उसमें कितनी बार ऐसा हुआ होगा आपने बोला होगा यार बस आई एम गिविंग अप। ठीक है। बिल्कुल। सर्टेन पॉइंट्स पे ऐसा ही लगा कि क्योंकि इतनी एफर्ट्स करी हैं आपने, इतनी आइल्स की तैयारी करी, सब कुछ करा, और अब एक कंप्लीट साइलेंस है, तो आप मल्टीपल वेब फॉर्म रेज कर रहे हैं। और क्योंकि पेंडेमिक हाँ। में इनके पास कोई ज़्यादा लोड था, बैकलॉग ज़्यादा क्रिएट हो गया था, तो दे वर नॉट आंसरिंग योर ईमेल्स एंड ऑल दैट। आप कॉल्स, मैं डेली कॉल्स करता था इनके यूएन नंबर पे। उस पे 1-1 घंटे की वेटिंग होती थी जस्ट टू गेट नो कि मेरा क्या स्टेटस चल रहा है एप्लीकेशन का। तो उसका कोई स्टेटस नहीं आ रहा होता था, तो वेब फॉर्म भी रेज करके देख लिया, तो इट वाज रियली इरिटेटिंग एट दैट टाइम। तो हाँ। आई गेस कि पेंडेमिक के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम थी सिस्टम वाइज भी, जो स्ट्रीमलाइन होने में फिर टाइम लगी चीज़ें। लेकिन इन दी एंड जो आपका सब्र था उसका आपको फल मिला। लेकिन वो तीन बिल्कुल, साढ़े तीन साल आई एम श्योर 3 साल बहुत में। ही पेनफुल होंगे। बिल्कुल ऐसा ही। जबरदस्त। गुड कॉन्वर्जेशन। COPR आ गया। ठीक है। अब COPR के बाद फौरन आए थे क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था कि जब COPR आ गया तो हुँ, फिर एक अलग ही टेंशन शुरू हो गई कि जब आप जर्नी में होते तो आपको बोलते हैं यार शेर आया, शेर आया, शेर हुँ, आया। एक दिन शेर आ गया। ठीक है। हुँ, थिंग्स बिकेम रियल। और फिर आपने सोचा अरे यार, तो मेरी जो उस वक्त मेरी आई वॉज 29 मैंने लैंडेड। हुँ, तो मैंने कहा यार अब ये 29 साल जो भी किया था ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब मुझे वाकई जाना है। तो फिर एक आपको एक अलग जो है ना वो चीज़ हिट करती है। ठीक है। बिल्कुल। फिर मुझे वो हिट कर गई तो मैं घबरा गया। ठीक है। तो मैंने फिर लंबी करी। मुझे अक्टूबर 2018 में पासपोर्ट स्टैम्प होके PPR आ गया। राइट, और फिर जो है वो मैं घबरा गया। फिर मैं बिल्कुल 2 दिन अपने मेडिकल एक्सपायर मेरा हो रहा था अप्रैल 2019 को, कोई 10 अप्रैल 2019 को। हुँ। फिर 3 अप्रैल 2019 को मैं लैंड किया। तो ये फेस कैसा था, या ये यू वर ओके विद इट? नहीं, मेरा भी सेम अप्रॉक्सिमेटली सेम इश्यू रहा कि मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हुई कि मुझे जुलाई में मेरा सीओपीआर आया, मतलब पीपीआर आ गया मेरा। और जुलाई मेरा 2023? 3 में। 20? ओके। यस। एंड माय मेडिकल वाज एक्सपायरिंग इन सितंबर के एंड वाला वीक था। ओके। तो मेरे पास 2 महीने का चांस था कि मैं लैंड कर जाऊँ। इसमें एक ट्रिकी पार्ट ये हुआ कि उन्होंने जो सीओपीआर पे डेट दी थी लैंडिंग की, वो दी थी जून 2024। सो आई वाज कंफ्यूज्ड उसके अंदर कि मैं क्या लैंडिंग कर सकता हूँ, या फिर अगर मैंने कहा अगर मैं ऑप्ट करता हूँ कि मैं सितंबर के बाद लैंडिंग करूँगा, कि व्हाट इफ कि उन्होंने मुझे एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया कि आपका तो मेडिकल एक्सपायर है। हम्म। सो वो थोड़ा सा ट्रिकी था, तो फिर मैंने सेफ साइड पे रहते हुए 2 महीने के अंदर ही तैयारी करी, और मैंने कहा कि अब इसको चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए और मुझे लैंड कर लेना चाहिए वहाँ पे। फिर जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि अगर फिर कोई प्रॉब्लम हुई और मैंने अभी डिले कर दिया, तो बाद में फिर ज़्यादा मसला होगा वहाँ पे। तो सही है। तो एनीवेज आपके पास तो लंबी करने का टाइम ही नहीं था नहीं था, क्योंकि बिल्कुल नहीं था। PPR और मेडिकल एक्सपायरी में कोई 1.5 2 महीने ही डेढ़ थे। 2 महीना था। ओके। ओके बिल्कुल डन। ऐसा था। तो फिर फाइनली इन सितंबर 2023 आप जी लैंड कर गए। लैंड कर गया। ठीक है। बिल्कुल। आई एम अज्यूमिंग क्योंकि आपकी बहन यहाँ रहती थी। हुँ, ठीक है। तो आपको ये वाले प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। आजकल वैसे आप किसी को भी नहीं होते कि इतने लोग कनाडा में आ गए। हाँ, किसी बिल्कुल। का कोई ना ही आता है। तो समवन पिक्ड यू अप फ्रॉम द एयरपोर्ट हाँ, और बेसिक अकोमोडेशन का शुरू में इनिशियल हुँ, चीज़ें होंगी। लैंड कर गए। ठीक है। हाँ, तो अब जो 3 साढ़े 3 साल, बल्कि जब से बहन रिश्तेदार रह रहे थे तो हर वक्त कुछ ना कुछ सुनते थे। फिर इंटरनेट का हुँ, दौर आ गया। खुद चीज़ें यूट्यूब फेसबुक पे हुँ। देखना शुरू कर दी। तो जब लैंड किए तो जो कुछ इससे पहले था उसमें और हकीकत में कुछ फ़र्क था, कुछ एक डिसोरिएंटेशन हुई, या जैसा सोचा था वैसे ही पाया? अच्छा, इसमें ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि एक फ्लाइट से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैंने एक फ़्लाइट ली, मंडे का दिन था मुझे याद है, हाँ, मंडे मॉर्निंग, और 9 बजे का टाइम मैंने एक फ़्लाइट ली, और मैं लैंड हुआ तो यहाँ के 5:30 बज रहे थे। तो पहले तो ये समझ नहीं आया कि वो दिन-रात का फ़र्क समझ नहीं आया कि दिन में ही चला मैं और दिन में ही उतर गया, और वहाँ पे रात हो गई। तो वो तो हुँ। टाइम डिफ़रेंस हो गया। बट चीज़ें बहुत चेंज लगीं उतरने के साथ ही, लाइक कनाडा का एक जो
सबसे पहली बात तो कि जो वेलकमिंग एटीट्यूड होता है आपका न्यू इमिग्रेंट्स को जो एयरपोर्ट से मिलता है, तो दैट वाज़ वेरी गुड कि वहाँ का जो स्टाफ है उसको पता है कि ये बंदा फर्स्ट टाइम लैंड कर रहा है। सो दे वर वेरी वेलकमिंग और अच्छा प्रोटोकॉल आपको मिलता है। तो आपको जो फर्स्ट इंप्रेशन जाता है रिगार्डिंग योर न्यू कंट्री, वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आप करते हैं कि हाँ यार, रिस्पेक्ट एवरीवन एट द एयरपोर्ट वाज़ वेरी हेल्पिंग कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए पूछ सकते हैं, कोई भी गाइड कर देगा आपको। सो इमिग्रेशन से निकल गए, बाहर बहनोई लेने आए हुए थे। तो उस सेंस में मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझता हूँ कि बहुत बड़ी सपोर्ट होती है अगर आपको भाई बहन ऑलरेडी है वहाँ पे किस कंट्री में आप जा रहे हैं। तो मैं इस सिलसिले में काफ़ी ब्लेस्ड था कि मेरे यहाँ पे रिश्तेदार भी थे, बहन भी थी, और मेरे दोस्त भी ऑलरेडी आए हुए थे काफ़ी सारे, जो ऑलरेडी मुझसे पहले आ चुके थे। तो एक अच्छा खासा सर्कल था। तो फिर इस तरह आने के प्रोसेस में भी आसानी रही कि आप मल्टीपल चीज़ें पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन है तो। वैसे तो ऑलरेडी आजकल इतने प्लेटफॉर्म्स हैं कि अगर किसी का कोई नहीं भी है तब भी, बट मेरे सिनेरियो में वो काफ़ी इजी हो गई थी चीज़ें। ओके, डन। ये हो गई आपकी लैंडिंग, ठीक है। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हर किसी का वही मेन मुद्दा होता है कि वहाँ पे इन कराची फॉर एग्जांपल यू डूइंग वेल, ठीक है, एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी जॉब कर रहे थे और ऑफ कोर्स फैमिली की घर वर भी होगा, तो थिंग्स वर सॉर्टेड। हुँ, आपका टोटल काम ये था कि बस सुबह उठो, नौकरी पे जाओ, आ जाओ। इसके अलावा कोई ख़ास टेंशन नहीं होगी क्योंकि बेसिक एक नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल, बना हुआ है। तो बिल्कुल। यहाँ आके जो है वो जॉब सर्चिंग में आपको कोई तकलीफ हुई या नहीं हुई? आते ही आपको कोई रेलेवेंट नौकरी मिल गई या आप सोच के आए थे कि कुछ और ही काम करूँगा? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं यार कि बस अब मैं लाइफ ही पूरी चेंज कर रहा हूँ, तो मैं करियर भी चेंज कर दूँगा। तो इस हवाले से आप हुँ। क्या सोच के आए थे और क्या हुआ? अच्छा, नाउ कम्स द चैलेंजिंग पार्ट कि वहाँ बैठ के तो आपको लग रहा होता है ना कि बस कनाडा अगर पहुँच गए या कहीं भी पहुँच गए तो लाइफ़ सेट है। तो 2-3 दिन तो आप आते हैं, एन्जॉय करते हैं, बाहर घूमते हैं, नेबरहुड देखते हैं, बड़ा मज़ा आता है। फिर आपको आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो रियलिटी चेक होना स्टार्ट होता है कि अच्छा, अब मैं आ गया हूँ, अब व्हाट इज़ नेक्स्ट? मुझे करना क्या है? तो मेरे साथ भी यही हुआ कि क्योंकि अच्छा, इसमें ये भी एक बड़ा पॉइंट है ना कि आप एक लिमिटेड अमाउंट्स अपनी सेविंग का पीकेआर में लेके आते हैं, जो पहले दिन से ही कम होना स्टार्ट हो जाता है कि आप अपने एक्सपेंसेस जब यहाँ पे इनकर कर, तो आपको एक अल्टीमेटली एक टेंशन वाला चीज़ ज़हन पे रहती है। तो अब मेरी सबसे पहले कोशिश यही थी कि मैंने विद इन लाइक 2-3 डेज़ अपनी सीवी तो मैंने पाकिस्तान से ही अपडेट कर ली थी, और मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया कि मुझे मेरी रेलेवेंट जॉब मिल जाए यहाँ पे, एंड आई वाज़ वेरी होपफुल कि मिल जाएगी। बट इसमें फिर चैलेंजेस आए। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि सीवी के बारे में भी और जॉब मार्केट के बारे में मैंने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ली थी आने से पहले। तो कुछ लोगों ने गाइड किया था कि सीवी का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, कैनेडियन फॉर्मेट ऐसा पर्टिकुलरली होता है। और सेल्स एंड मार्केटिंग की अगर बात करें तो मार्केट इतनी बड़ी नहीं है यहाँ पे, निश मार्केट है, अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं होंगी। तो मैं मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर था कि हो सकता है मुझे मेरी रेलिवेंट जॉब ना मिले, और मैं तैयार था कि ठीक है, बट कोई भी जॉब मिले मुझे स्टार्ट करनी है, ताकि मेरे जो फंड्स हैं वो इस तरह सारे एग्जॉस्ट ना हो। तो मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया, बिकॉज क्योंकि मेरा थोड़ा सा बी टू बी का भी एक्सपीरियंस था। सो आई अप्लाइड के ठीक है, फिर बी टू बी की यहाँ पे जॉब्स हैं उसमें अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। बट मेरी कोई जॉब फर्स्ट मंथ नहीं हुई थी। लाइक आई लैंडेड इन सितंबर 26 और अक्टूबर 30 तक मैं अप्लाई ही कर रहा था। फिर मुझे फाइनली कॉल आई, अक्टूबर की लास्ट की कोई डेट थी, मुझे कॉल आ गई। तो वॉक इन इंटरव्यू हो रहे थे टेलिस कंपनी के लिए, विच इज़ अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ऑफ कनाडा, लाइक वन ऑफ द थ्री यू बिग कंपनीज। जैसे यूफ़ोन, जैज़ हैं पाकिस्तानी। बिल्कुल, तो कनाडा में बेल है, रॉजर्स है एंड टेलिस है। सो टेलिस में वॉक इन इंटरव्यूज़ हो रहे थे फॉर द पोजिशन ऑफ सेल्स पर्सन, लाइक। सो मैंने कहा ठीक है, घर में बैठे हुए हैं तो चले इंटरव्यू जाके दे लेते हैं। ऑल्दो वो रेलेवेंट नहीं था मेरे कैरियर से, मेरी फील्ड से, बट एक कनेक्शन था कि हाँ सेल्स है, तो आपको बेसिक चीज़ तो आता ही है कि बेचना कैसे। वो अपने साथ जब आपने बैक पे भी काम यही किया हो, हाँ प्रोडक्ट का डिफरेंस हो जाता है
कि ये सर्विस इंडस्ट्री थी, वो एक टेंजिबल गुड्स इंडस्ट्री होती है। हम्म। सो मैं पहुंच गया वहाँ पे, एक ग्रुप इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ समथिंग हुआ, 15-20 लोग थे, उसमें से 7-8 लोग सेलेक्ट हुए, तो आई वाज वन ऑफ देम। एंड सो आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम नवंबर अक्टूबर 5th फॉर टैलिस। तो सो मेरी आपको फर्स्ट एक जॉब। से 1.5 महीने के बाद जॉब मिल गई टेलिस में। बिल्कुल, ठीक। बिल्कुल मुझे ये मिल गई। जॉब एग्जैक्टली वही थी जो आपने सोचा था या थोड़ी सी मुख्तलिफ थी? एक चीज़ मुझे समझ में आई, कॉमन चीज़ तो ये थी कि ये भी सेल्स की थी, हुँ, लेकिन क्या ये की अकाउंट मैनेजमेंट टाइप की थी? और दूसरा ये कि सैलरी जो भी इसमें मिली, तो हुँ, वो जो आपने सोचा हुआ था उस हिसाब से थी, या आपने ये सोचा कि यार अभी कुछ भी मिल रहा है तो एटलीस्ट मेरा मीटर डाउन हो जाए? हुँ। अच्छा, ये जॉब बिल्कुल रेलेवेंट नहीं थी, बट अगर मैं इसको थोड़ा-सा रेलेवेंसी बनाना चाहूँ तो बन जाती है कि की अकाउंट्स में भी आपको सर्टेन अकाउंट्स, इम्पोर्टेंट अकाउंट्स कंपनी के मिलते हैं, जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं बिज़नेस में। सो टेलिस में भी जो मेरा डिपार्टमेंट था वो स्मॉल मीडियम बिज़नेसेस था। तो हमारी जो टारगेट मार्केट थी वो बिज़नेसेस ही थे, जिनसे हमें कॉन्टैक्ट करना था। और फिर टेलिस की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें मोबिलिटी आ जाती है, होम इंटरनेट है, होम सिक्योरिटी है। तो वो हमें अल्टीमेटली उनको सेल करना होता था। तो उसमें रेलेवेंसी तो थी। कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट के सैलरी, तो सैलरी के बारे में मैंने कोई हाई एक्सपेक्टेशंस रखी ही नहीं थी, क्योंकि मुझे 1 महीने में इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि आई वाज़ नॉट गेटिंग एनी, लाइक बहुत कह लें कि बहुत ज़्यादा इंटरव्यू कॉल्स आ रही हैं। हार्डली 3-4 इंटरव्यू हुए होंगे। तो जब मैंने आस-पास लोगों से भी डिस्कस किया तो मुझे पता ये चला कि शायद सितंबर ऑनवर्ड्स, जैसे-जैसे विंटर्स आ रहे होते हैं, तो बिजनेस इतना बूम पे नहीं होता। लाइक फिर आगे क्रिसमस आ रहा होता है, वेकेशन पीरियड स्टार्ट होता है, तो कंपनीज यूजुअली इतनी हायरिंग कर नहीं रही होती जितनी फिर आफ्टर विंटर्स फैब मार्च में होती हैं। सो एट दैट पॉइंट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार अभी कोई भी जॉब लग जाए ना, तो वो ले लो, घर बैठने से बेहतर है, और कुछ एक कैनेडियन एक्सपीरियंस भी गेन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली फिर आप आगे, आपके लिए मूव करना आसान हो जाएगा। तो मुझे जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली, आई गॉट द इंटरव्यू क्लियर, तो मैंने इसको पहली फुर्सत में ऑप्ट कर लिया। उस वक्त मैंने कुछ नहीं सोचा कि क्या सैलरी है क्या है। मैंने कहा एटलीस्ट स्टार्ट अर्निंग, और अपना कैनेडियन एक्सपीरियंस बनाना स्टार्ट करना चाहिए। अमेजिंग। तो फिर आपने कितना अर्सा काम किया टेलिस में? टेलिस में मुझे अराउंड 1 साल हो गया अभी। लाइक मैंने अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले अपनी जॉब चेंज करी है, तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर काम किया। ओके। अब तो आप यहाँ पे भी सीपीजी सेल्स में आ गए, यू हैव हाँ। जस्ट रिसेंटली यस। जॉइंड ताज़ा फूड्स। यस। ज़बरदस्त। तो अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि टेलिस की जॉब आपने स्टार्ट कर दी, ठीक है, आपने सोचा कि यार अब जैसे जैसे विंटर करीब आएंगी तो वो विंडो ही बंद हो जाएगी। फिर बिल्कुल। अगर अभी नौकरी नहीं लगी तो फिर 3-4 महीने तो कुछ भी नहीं होगा, लोग फिर क्रिसमस आ गई, हम्म। लोग एक वेकेशन मोड में ही रहते हैं। तो हम्म। आपने कहा ये अभी अपॉर्चुनिटी आई है, 1-1.5 महीने बाद इसको लेट्स ग्रैब इट विद बोथ ऑफ योर हैंड्स। हाँ। यस। तो ठीक है। अब ये जब जॉब लगी और आपने इसमें तकरीबन 1 साल काम किया, हम्म। ठीक है, तो इसमें आपकी सैलरी बॉल पार्क क्या थी? और अगर कोई नया आने वाला उसकी ये जॉब लग जाए, ठीक है, तो हम्म। क्या वो इस सैलरी में सरवाइव कर सकता है या नहीं कर सकता? हाँ, ओके। तो सैलरी मेरी तो स्टार्टिंग जो थी वो यहाँ पे पर एनम होती है सैलरी, तो मेरी स्टार्टिंग सैलरी वाज ओनली 2000। 2000 मंथली कह सकते हैं इसको, और फिर अगर आप उस पे कर लेंगे ईयरली पे, तो 2000 तकरीबन मेरी आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स? आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स, तो यस। समझो आपकी जॉब लगी कोई $30,000 सालाना की। बिल्कुल। सही है। सो और ये फिक्स सैलरी थी या इसके अलावा कोई इसका वेरिएबल पार्ट भी था? इसका वेरिएबल पार्ट था कि हमारा ऑन सेल्स कमीशन था इफ़ यू हिट द टारगेट। तो जो उनके जितने भी आरजीओज होते हैं, लाइक कितनी मोबिलिटीज़ हैं, होम सिक्योरिटी हैं, उस पर डिफरेंट टारगेट्स हैं। सो इफ़ यू हिट देम तो आपको फिर कमीशन भी मिलता था उसके ऊपर। और कमीशन हर महीने मिल जाता था या नहीं मिलता था, या ऑन एन एवरेज कितना बन जाता था? नहीं, कमीशन बिल्कुल मिल जाता था। टेलिस की ये बहुत अच्छी बात है कि टेलिस इज़ अ बिग कंपनी, तो वहाँ की एक सर्टेन पॉलिसीज़ और स्ट्रक्चर है वो फॉलो होता है। तो वहाँ पे आपको रीइंबर्समेंट आपकी प्रॉपर तरीके से होती है, और इसमें कोई सैलरी में भी कोई डिले नहीं होता। सो ऑन नहीं, एन मेरा एवरेज। मैं समझ गया, लेकिन मेरा मुराद ये कि मतलब वो टारगेट पूरे हो जाते थे? हाँ,
हाँ, अच्छा टारगेट की बात है तो टारगेट पूरे हो जाते थे। इनिशियली मेरे नहीं हो रहे थे क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नई थी चीज़ें कि मैंने ऑनलाइन सेल्स इस तरह नहीं करी थी पहले। तो इनिशियली 2-3 मंथ्स तो आपको सीखने में लगते हैं। बट उसके बाद ये है कि आप जब आपकी ग्रिप हो जाती है चीज़ों पे तो आपका टारगेट हो जाते हैं ईज़िली, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि एक अगर ब्रांड एक रिनोन हो और एक लोगों को ऑलरेडी उसके बारे में पता है और इफ़ यू हैव समथिंग ऑफर व्हिच इज़ हैविंग समथिंग वैल्यू तो आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। सो टारगेट हो ओके। जाते थे वहाँ। तो नए आने वालों के लिए एक तो हम आपसे रिक्वेस्ट भी ये भी करेंगे कि जो भी लोग नए आने वाले हैं या आ चुके हैं, तो अगर उनको टेलिस में आपकी वाली जॉब लेने के लिए कोई हेल्प चाहिए हो, तो वी वुड रिक्वेस्ट यू कि आप उनको ऑप्शन दें कि वो आपसे बात कर सकें। ठीक है? डेफ़िनिटली, बिल्कुल। ये मैं कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में हुँ, मेंशन कर दूँगा। मेरे ख़्याल में बेस्ट ये होगा कि आपकी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल शेयर कर देंगे, हाँ, ताकि अगर किसी को इस जॉब के हवाले से या इस जॉब के इंटरव्यू के हवाले से या वैसी सेल्स के हवाले से आपसे कोई हेल्प चाहिए हो, तो वो आपको रीच आउट कर लें। तो कमीशन का एवरेज डॉलर वैल्यू क्या होगी? मैं कहूँगा यार इतना महीने का एवरेज। कमीशन का एवरेज वैल्यू जो है वो अगर आपने बिल्कुल मिनिमल टारगेट हिट कर लिया और आपने कोई ऐसा नहीं है कि 100% या आप 120% कर लिया, तो आप ऑन एवरेज 6 टू 700 पर मंथ आराम से कमा सकते हैं, डन। सिर्फ़ कमीशन मैं से। यही पूछना चाह रहा था क्योंकि इससे मैं हाँ, अब टोटल वैल्यू निकालूँगा। हाँ, ठीक है? अब टोटल वैल्यू ये आ गई नए आने वालों के लिए कि यार आपके पास आ रहे थे $2600 मैं कहता हूँ आपके पास हर महीने आ रहे थे टैक्स कटा के आपकी जेब में। ठीक है? एक अच्छी राइट, बात ये हुई ऑन द पॉज़िटिव साइड कि आपको 1 से डेढ़ महीने में नौकरी मिल गई। उसमें ऑफ़ बिल्कुल। कोर्स आपका पॉज़िटिव एटीट्यूड था कि यार अभी हुँ, कुछ भी मिल जाए मुझे मीटर डाउन करने हैं। बिल्कुल, ठीक है? थोड़ी बहुत भी रेलेवेंट हो तो मैं कर लूँगा क्योंकि मेरे लिए डॉलर की इनकमिंग इज़ मोर वैल्यूएबल। बिल्कुल। मैं जो भी लेके आया हूँ वो तेज़ी से डिप्लीट हो रहा है। हुँ, तो अब मुझे ये बताएँ कि 2600-2700 में किसी के पास आ रहे हैं, हुँ। ठीक है? तो वो अपनी ज़िंदगी कैसी गुज़ार सकता है, नहीं गुज़ार सकता? आपके 1 साल के एक्सपीरियंस में क्या रहा? अच्छा, मैं बिफ़ोर कमिंग टू दिस क्वेश्चन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अ, मैं अपने आप को दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्लेस्ड समझता हूँ कि मैंने जब स्टोरी सुनी यहाँ पे आने के बाद और इनफैक्ट पहले भी लोगों की कि भाई जब भी कोई न्यू इमिग्रेंट आता है तो जॉब तो मिलनी ही नहीं है ना वाइट कॉलर जो एक है, तो और जॉब्स करनी है कि भाई किसी रेस्टोरेंट में लग जाना है या कोई लेबर वर्क करना है, तो मैं बड़ा परेशान होता था ये चीज़ सोच के क्योंकि जब आप एक अच्छी लाइफ़स्टाइल वहाँ पे एक ज़िंदगी गुज़ार के आ रहे हैं कि कंपनी से बहुत अच्छी सैलरी है, गाड़ी है, तो आपको माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कि यार मैं वहाँ जाके कोई वेटर का काम करूँ या ये करूँ। बट लोगों ने कहा था कि भाई ऐसे ही होता है, आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं होता तो आपको एंट्री लेवल जॉब भी नहीं मिलती। तो तो वो वो सारा मिथ हाँ, बस्ट हो वो गया। आपने बिल्कुल कोई मिथ है। ना यस, वेटर बने, ना किसी नहीं। फैक्ट्री में काम किया, आपने कोई लेबर काम नहीं किया। बिल्कुल काम नहीं करा। एक प्रॉपर ऑफ़िस जॉब एक बड़ी कंपनी में आप इज़िली ले सकते हैं। आई थिंक जो मैंने लर्न करा है कि ये है इफ़ यू आर हैविंग द राइट स्किल सेट और आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर बूस्ट अप है, तो यू कैन ईज़िली गेट इट। और ये सारे मिथ्स थे कि वो एशियंस के साथ कोई रेसिज़्म होता है या एंट्री लेवल जॉब नहीं मिलेगी, जब तक कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सही है, और ज़बरदस्त कमिंग टू लगा। योर सेकंड पॉइंट कि सैलरी अगर हम 2600 टारगेट करें तो 2600 इज़ अ प्रीटी गुड अमाउंट। अगर कोई एक सिंगल तो मेरे बंदा ख़्याल में हाँ, सॉरी हाँ, बस मैं यही कहना चाह रहा था हाँ, क्योंकि ये फॉर ऑडियंस के हाँ, उज़ैर इज़ अनमैरिड एंड बिल्कुल, ही इज़ अ सिंगल गाय, लेकिन आप हमें बताइएगा ज़रूर मैं क्योंकि बिल्कुल आपको पता है कि यार यहाँ शादीशुदा लोगों के भी क्या खर्चे हैं। तो अब आप बताएँ अपना हाल। बिल्कुल देख अगर सिंगल बंदे की बात करें तो 2600 आप में एक अच्छा लाइफ़स्टाइल आप मेंटेन कर सकते हैं और आप थोड़ी बहुत सेविंग भी कर सकते हैं। ऑल्दो कि अब कनाडा के हालात जो हैं वो प्री और पोस्ट पैंडेमिक देखा जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ गई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है। बट अगर सिंगल बंदा है तो वो इस पैसों में एक अच्छा लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर सकता है कि वो ऑब्वियसली अगर वो फैमिली नहीं है तो वो शेयरिंग में रह लेगा। तो शेयरिंग के लिए ऑन एन एवरेज अगर आप रहना चाहते हैं कि आपका नेबरहुड लाइक मिसिसागा में मैं रहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो सबसे ज़्यादा रेट यहाँ के रेंट्स यहीं के ही हैं। तो आपको ऑन एन एवरेज एक रूम शेयरिंग पे 700 to 800 का मिल जाता है। तो अच्छा, अब आप 2600 का ब्रेकअप बता रहे हैं। हाँ 2600 आ बिल्कुल। गए, आप सिंगल हैं, तो 2600 जब आए तो 700-800 आपने कहा कि यार एक रूम लिया हुआ है शेयरिंग पे, हाँ उस रूम में के पैसे चले गए 800 कह लेते हैं।
800 ठीक है, चलेगा, बिल्कुल। 800 चले गए, हाँ, यू आर लेफ्ट विथ 1600। 1600। अब आ गई ग्रोसरीज। अब क्योंकि ओके। आप अकेले हैं तो आपको खाना भी खुद बनाना है, किचन शेयरिंग पर होगा। तो आप अपनी ग्रोसरीज रख लें फॉर एग्जांपल, क्योंकि ग्रोसरी महंगी है यहाँ पे। तो 2 to 300 की तो ग्रोसरी आपकी मंथली जाएगी, जिसमें बेसिक चीज़ आ जाती हैं। 300 लगा लिए, 800 और 300 हो गए 1100। हम्म, ठीक है, इसका मतलब है यू आर रिमेनिंग विद 1500 बच गए, 2600 पंद्रह में सौ से बढ़ गए। 1100 निकाल दिए, 1500 रह गए। हाँ, अब आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि कनाडा आ तो गए हैं। अब कनाडा इतना बड़ा है कि मूव करने के लिए गाड़ी के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। तो इन ऑर्डर टू ओके। गेट मोबिलिटी आपको गाड़ी तो लेनी पड़ेगी। अब गाड़ी का लेने का मैं बताता हूँ कि दो ही ऑप्शन होते हैं, कि इधर आप नई गाड़ी की फाइनेंसिंग करवा लें या थोड़ी पुरानी की, या फिर आप कैश पे गाड़ी ले लें। सो ओके। इसमें भी एक बहुत बड़ी डिबेट थी, मैं भी बहुत कंफ्यूज था। कुछ लोग कह रहे थे कि नई गाड़ी ले लो, डाउन पेमेंट कर दो और फिर महीने की इंस्टॉलमेंट जाएगी इसकी, या फिर आप कैश पे ले लो। तो मैंने सोच के कि मेरी रिकरिंग पेमेंट ना हो और मेरे पास मुझे हर महीने एक मेरे ऊपर बर्डन ना हो कि मुझे पैसे करने हैं, तो मैंने एक सस्ती गाड़ी लेकिन कैश पे ले ली, ताकि मैं उस चीज़ से बच सकूँ। तो मुझे क्या करना पड़ता है कि अब मुझे सिर्फ उस गाड़ी की इंश्योरेंस महीने की देनी होती है, बट इसके अलावा मुझे कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। ओके, और इसकी इंश्योरेंस की मंथली पेमेंट कितनी है? तो मंथली पेमेंट है 300। क्योंकि मेरी अभी हिस्ट्री नहीं है इसलिए मेरा थोड़ा चार्ज हाई है, और मेरा लाइसेंस अभी मेरा जी नहीं है, तो इस वजह से मेरी थोड़ी हायर एंड पर है, विच इज़ 300। सही है, 300। फिर गाड़ी के लिए फ्यूल और मेंटेनेंस की भी एक मंथली कॉस्ट होगी, फ्यूल अराउंड मेरा 100 का लग जाता है, लाइक इससे ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि तो ऑफिस आना डेढ़ जाना सौ होता लगा लेते हैं, 150। और इस तीन तकरीबन $450 में कहता हूँ कि गाड़ी का माना है। खर्चा है। हम्म, तो 1100 और 450 आपके हो गए 1550। ठीक हम्म, है, फॉर सिंप्लिसिटी 1600 कर लेते हैं। हम्म, अब आपके पास रह गए $1000। 1000 लेकिन और। इसमें एक और चीज़, तो फिर इस ये जो आपने कहा कि यार दो ऑप्शन होते हैं, या तो नई गाड़ी ले लो लीज या हम्म, फाइनेंस पे, या यूज गाड़ी ले लो, हम्म, आ, वो भी कैश पे ले लो या लीज फाइनेंस पे। हाँ, तो आप ऑप्शन पे गए कि यार यूज्ड हो और कैश पे हो, कैश पे, ताकि मेरी मंथली पेमेंट्स ना हो। बिल्कुल, लेकिन इस ऑप्शन के लिए आपकी जेब में कैश होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तभी ये ऑप्शन हो सकता है। तो ये आपने जो गाड़ी खरीदी, कितने पैसे हों किसी के पास तो वो इस आपके वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। और अगर थोड़ा सा बता दें कि गाड़ी कौन सी है। हम्म। अच्छा, गाड़ी भी मैंने तब ली कि जब मेरी जॉब कंफर्म हो गई, क्योंकि गाड़ी में आपका एक अच्छा खासा चंक चला जाता है। तो मैंने ये डिसीजन उस वक्त नहीं लिया कि आते के साथ ही गाड़ी ले ली। जब मेरी जॉब हो गई और मुझे ऑफिस के लिए में गाड़ी चाहिए थी, तब मैंने गाड़ी ली। गाड़ी मैंने ली टोयोटा करोला 2005 मॉडल, लेकिन मुझे बहुत अच्छी कंडीशन में गाड़ी मिल गई। तो मैंने मार्केट प्लेस पर सर्च करा, तो ये मुझे ब्रैकेट में मिल गई $5000 के। तो ओके, नाइस। 5000 अगर आपको ऑन एन एवरेज लाइक IRCC की जो रिक्वायरमेंट है कि आपको 13500, मेरे टाइम तक तो यही थी कि ये अमाउंट आपको लेके सिक्योरिटी वाला जो है वो आपको लेके आना ही होता है जो आपके अकाउंट में होता है। सो मैंने यही अमाउंट उसमें से यूटिलाइज करा कि मैंने उसमें से 5000 की एक गाड़ी परचेज कर ली, जो कि मेरा एसेट भी हो गया। और बाकी अमाउंट को मैंने फिर सेफ रखा कि वो आगे मेरे काम आएगा। तो जबर ऑन द अदर हैंड अगर मैं किसी नई गाड़ी पे जाता, तो नई गाड़ी की जो प्राइस है, लाइक करोला करोला या सिविक, तो वो इतनी हाई है कि मेरी जो महीने की इंस्टॉलमेंट बन रही थी वो अराउंड $600 to $700 बन रही थी। सिर्फ किस्त, उसके बाद इंश्योरेंस फी और इंश्योरेंस अलग है, मेंटेनेंस और। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर सही मैं है। उस ऑप्शन पे ऑप्ट करता, तो फिर ये था कि जो अभी 1000 या 900 में बचा पा रहा था, वो फिर मैं नहीं बचा पाता। तो सेविंग एक्सपेक्ट खत्म हो जाता फिर। ओके, तो अभी इस केस में क्योंकि आपने ले लिया, तो आप तकरीबन अगर मैं कहूँ रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी कपड़ा मकान को अगर मैं कपड़ा हटा के बोलूँ रोटी गाड़ी और मकान, हम्म, तो फॉर अ सिंगल पर्सन हम तकरीबन पहुंच गए 1600 में, गिवन द कंडीशन की गाड़ी एक यूज कैश पे ली। ठीक है, बिल्कुल। तो इस हिसाब से तो अभी भी आपके पास यू हैव $1000, इनफैक्ट अराउंड 1050, 1100 टू स्पेयर। हाँ, ठीक अगर है। आप चलें थोड़ा बहुत इसमें मार्जिन रख लेते हैं कि आपने कहीं डाइन आउट कर लिया, दोस्तों के साथ चले गए, तो 100-200 पे भी रख लें, बट ऑन अ सेफ साइड अगर रखें तो 800 तो आप फिर भी महीने के सेव कर मैं सकते आपके हैं। 500 मिसलेनियस के डाल दिए, थोड़े से हाँ, मोबाइल के डाल दिए, इंटरनेट के हाँ, डाल दिए,
फिर भी आप कह रहे हैं कि आपके लिए $500 बचाना। हाँ, बहुत ईज़िली आप बचा सकते हैं अगर आप सिंगल हैं, कि आप अपना कोई लैविश लाइफ़स्टाइल मेंटेन नहीं करते और आपके ज़हन में ये चीज़ है कि मुझे सेव करने हैं पैसे, या हो सकता है आपको पाकिस्तान भी भेजने हों बैक होम, तो आप कर सकते हैं इस सैलरी में। तो फिर तय ये पाया समरी ये कि आपको 1 से डेढ़ महीने बाद एक ऑनलाइन सेल्स की टेलिस में जॉब मिल गई। यू वर सिंगल, आफ्टर टैक्स आपकी सैलरी आने लगी 2600। हुँ, आपने गाड़ी कैश पे खरीदी, रूम शेयरिंग में रहे, हुँ, तो आप एक आराम से 500 से $800 हर महीने बचा सकते हैं और बचाते हैं। बिल्कुल। सही है, सही है। अब आपके अंदाज़े में अगर आप सिंगल नहीं होते, हुँ, ठीक है, आपकी मैं कहता हूँ आपकी शादी हुई भी होती और आपका एक बच्चा होता, हुँ। फिर सिचुएशन क्या होता आपके एक्सपीरियंस में लास्ट 1 ईयर में? अच्छा, फिर हम उसका ब्रेकअप ऐसे कर लेते हैं कि जो मैंने अभी देखा है यहाँ पे, कि हम हुँ, सैलरी को सेम रखते हैं और रेंट को हम कर लेते हैं। अब अगर हमारे पास ऑप्शन यही है कि फैमिली के साथ आप या तो जो नॉर्मली इमिग्रेंट्स करते हैं कि बेसमेंट में जाते हैं सबसे पहले, हुँ, या फिर कोई वन बेडरूम कॉन्डो लेते हैं। सो अगर बेसमेंट की रेंट्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज 1500 to 1800 का रेंट तो चल ही रहा है। अगर आप बहुत किसी दूर के इलाके में चले जाएंगे तो वहाँ भी 1500 तो रेंट है ही। तो यूटिलिटीज़ मिला के मिनिमम 1800 है। मिनिमम मिनिमम तो ठीक 1800 है। से नीचे तो नहीं जाना उसमें। तो 2600 में से 1800 चले गए स्ट्रेट। उसकी ग्रोसरी भी 300 की नहीं होगी, उसकी ग्रोसरी कम से कम ग्रोसरी भी 600 की ज़्यादा होगी होगी। क्योंकि 3 लोग हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर तो सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। फिर सिचुएशन चेंज ये हुई कि 2600 तो 1800 और उसके बाद कुछ भी नहीं रहा। कुछ भी नहीं। टेक्निकली उसके पास रेंट में और ग्रोसरी में उसका सब खत्म हो गया है। बिल्कुल। ठीक है। आपकी गाड़ी के भी मामलात चल रहे थे और आप तो एक बहुत अच्छी अमाउंट सेव भी कर रहे थे। उसमें मेरे ख्याल में प्राइमरी डिफरेंस ये आया कि रेंट। आप जो है वो एक शेयरिंग के रूप में रह रहे थे जी। और जी। उसने एक अपनी प्राइवेट बेसमेंट ले ली, हाँ। जिसने उसको 800 से कोई 1800 पे पहुंचा दिया। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, और वो क्योंकि एक की जगह 3 लोग थे तो हम्म। उसकी ग्रोसरी भी डबल हो गई। तो वो बंदा जो सेम सिचुएशन में होगा लेकिन शादीशुदा और एक बच्चा होगा, तो वो तो बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ जाएगा। तो सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल से इश्यूज या प्रॉब्लम जो फेस होती है वो यहाँ के रेंट की है। या रेंट ले लें, अगर किसी ने मॉर्गेज पे घर लिया हुआ है तो आपका मेजॉरिटी चंक जो है आपकी सैलरी का, अगर आप सैलरी पर्सन है तो उसमें ही जाएगा। तो सेविंग वेविंग तो बहुत दूर की बात है, अगर आपका उसमें गुजारा हो जाए तो वही बड़ी बात है। तो इसीलिए यहाँ पे आई गेस सिस्टम ही ऐसा है कि फिर हस्बैंड वाइफ दोनों को जॉब करनी होती है। तो यहाँ पे फिर पाकिस्तान वाला नहीं है कि एक बंदा कमाएगा और बाकी बैठ के खाएंगे, ऐसा नहीं होगा। फिर सबको काम करना पड़ेगा तभी घर चलेगा। और फिर अगर कोई सिस्टम से लड़ने की कोशिश करेगा, हम्म। तो वो फिर बंदा ट्रबल में होगा कि यार नहीं, बिल्कुल। मैं सिस्टम पाकिस्तानी चलाऊँगा, हाँ। लेकिन खर्चे कनेडियन होंगे, तो वो फ्रस्ट्रेशन या टेंशन फ्रस्ट्रेशन बढ़ती फिर वो रहेगी और स्ट्रेस वो लेवल अल्टीमेट। बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। तो यहाँ का सिंपल रूल है कि भाई एवरी एडल्ट हैज़ टू वर्क। हैज टू वर्क, एग्जैक्टली ऐसा ही। और अगर कोई सिस्टम को फॉलो करेगा, अगर 2600 वही आपका वाला केस है और अगर बीवी की भी सेम जॉब लग जाए, तो हाँ। उनकी भी सिचुएशन अगेन आपकी वाली आ जाएगी। बिल्कुल अच्छी हो जाएगी कि वो एक सर्टेन अमाउंट सेव भी कर रहे होंगे और एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन भी कर रहे होंगे यहाँ पे। तो फिर उनका अच्छा चल रहा होगा सब कुछ। डन है। तो मेरे ख्याल में लुब्बे लुबाब ये है कि भाई जॉब्स की कोई कमी नहीं है। ठीक हम्म। है, आपको जॉब्स मिल जाती हैं। आजकल के हालात में जब सुनते थे कि भाई पेंडेमिक के बाद दुनिया बदल गई है, कोई जॉब्स नहीं है, महंगाई 40 साल के अपने जो है वो ऑल टाइम हाई पे है, तो वो सारी चीज़ें हैं। किराए डबल ट्रिपल हो चुके हैं, हम्म। महंगाई रिकॉर्ड हाई पे है, हर चीज़ बहुत महंगी है, लेकिन फिर भी जो है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन उसका मेक और ब्रेक ये है कि आपने एक माइंडसेट के साथ आना है कि यार कुछ भी मिल जाए, अपना मीटर ऑन कर देना है। बिल्कुल। ठीक है, और दूसरा ये कि हर किसी को काम करना है, वरना गाड़ी नहीं चल पाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो बना हुआ है सिस्टम ऐसा कि काम तो करना ही पड़ेगा। बट ये थोड़ी सी मैंने भी चीज़ें सुनी थी कि कनाडा में बहुत हालात बुरे हो गए हैं, या जनरली कितने यूट्यूबर्स हैं या जो ब्लॉगर्स हैं वो ये दिखाते रहते हैं कि लोग कनाडा छोड़ के वापस जा रहे हैं, कनाडा वैसा नहीं रहा है। आप
कनाडा में प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, जो मैंने भी लोगों से सुना जो प्री पैंडेमिक आए हुए थे कि कनाडा बहुत अच्छा होता था, अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा थी, बट अभी भी मैं अगर कंपेयर करूँ तो कनाडा इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू लिव, और आप एक अच्छा लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो बैक होम अगर कंपैरिज़न करता हूँ, तो मुझे तो चीज़ें फिर बहुत अच्छी लगती हैं कि अभी मैं अगर करंट सिनेरियो की बात करूँ कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो पाकिस्तान तो फिर अभी मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो डिटोरिएट ही हो रही है सिचुएशन विद एवरी तो पासिंग डे। आपको एक बेहतर लाइफ़स्टाइल भी मिल गया हाँ, और उल्टा आपके तो फाइनेंशियल मज़े भी आ गए, क्योंकि आप हाँ, तो 500 से $800 बचा रहे हैं, बचा रहे हैं। ठीक बस है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही तो है। अच्छा, ये आपने एक अच्छा पॉइंट किया, क्योंकि 1 डेढ़ 2 साल से वीडियोज़ ये बन रही हैं कि यार हाँ, हाँ, रिवर्स माइग्रेशन लोगों की बस हो गई है, लोग जा रहे हैं। हाँ, लेकिन आप अभी बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा केस हैं, हम हाँ, सितंबर, टुडे इज़ 29th ऑफ सितंबर यस। 2024, ऑलमोस्ट अक्टूबर, हुँ, ठीक है? आप भी आज भी ये कह रहे हैं कि नहीं यार, मेरी लाइफ जो है वो बेटर ऑफ है पाकिस्तान से। अच्छा, एटलीस्ट फाइनेंशियली अभी हमने बात की है। हाँ, अब फाइनेंशियल के अलावा एस्पेक्ट्स बताएं, और आप क्या मतलब आप वापस जाना चाहते हैं या अभी इस बारे में नहीं सोचते? हुँ, अभी सबका आई एम श्योर यही प्लान होता है कि यार पहले एक बार पासपोर्ट हो जाए, हाँ, 3 हाँ, से 5 साल बिल्कुल, गुजर जाएं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो बिल्कुल ऐसा है। आपकी अभी क्या थॉट्स हैं, और थोड़ा-सा फाइनेंशियल के अलावा बताएँ, हुँ, लाइफ़स्टाइल, माहौल, सोशल लाइफ़, फूड? हुँ। अच्छा, फाइनेंशियल के अलावा अगर बात करें तो सरप्राइज़िंगली सरप्राइज़िंगली कि मुझे ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं हुआ यहाँ आके कि आप किसी वेस्टर्न कंट्री में आ गए हैं, तो डायनामिक्स पूरे चेंज हो गए हैं। उसका उसका शायद रीज़न ये है कि मैंने ऑप्ट ऐसी सिटी करी रहने के लिए कि जहाँ पे आपकी जो है साउथ एशियन डोमिनेंसी ज़्यादा है। सो अ, मुझे इतनी, तो आपको सारे ऑप्शन हलाल होते हैं मिसिसागा में। मिसिसागा तो शायद फ़ेमस ही इस चीज़ के लिए है कि लोग खाना यहाँ पे खाने आते हैं, तो कराची की पूरी वाइब आपको मिल जाती है। इसके अलावा आपको लोकेलिटी में अगर आप देखें तो आपको ज़्यादातर मुसलमान ही यहाँ पे दिखते हैं, जो कि इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं। तो वो वाली फ़ील भी आपको फ़ील नहीं होती कि आप लेफ्ट आउट हैं। मस्जिदें हैं करीब, तो आप इज़िली नमाज़ पढ़ सकते हैं जाके। और जहाँ तक इसकी बात है कि मेंटली अगर मैं कंपैरिज़न करूँ, तो अगर मैं थोड़ा-सा कंपैरिज़न अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से करूँ या ओवरऑल, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रेस लेवल बहुत कम लगा है आके। मतलब प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी, क्योंकि जितना स्ट्रेस लेवल वहाँ पे था, एक ओवरऑल कराची की लाइफ़ तो एक वैसे ही बहुत फ़ास्ट लाइफ़ है कि आपको एक ऑफ़िस जाना है, तो एक ऑफ़िस जाने की पूरी जर्नी है। एक ऑफ़िस पहुँचना है सही सलामत, गाड़ी को भी सही सलामत पहुँचाना है। तो वो एक कंटिन्यूअसली स्ट्रेस जो पूरे दिन आप बेयर कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आके वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। बहुत पीसफुल है, एक एक अपना जो रूट है रोज़ वो सब फ़ॉलो कर रहे हैं। ट्रैफ़िक बहुत तमीज़ से चल रहा है, कोई किसी के अंदर ऐसे आ नहीं रहा, तो वो वाली प्रॉब्लम्स नहीं हैं। या फिर दूसरी प्रॉब्लम्स की बात कर लें कि भई रोड्स अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आपको ये टेंशन नहीं है कि घर पे लाइट होगी, नहीं होगी, गैस आएगी, नहीं आएगी। इन सब चीज़ों से बंदा आगे निकल जाता है, और मेरे ख़्याल से इन चीज़ों से आगे निकलता ही तो ही आप कुछ क्रिएटिव या आगे का सोच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर कंपेयर करें तो लाइफ़स्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है फिर कनाडा और पाकिस्तान की। वाह! तो मतलब जो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं 2019 में आया था, हुँ, तो मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें उस वक़्त भी रेलेवेंट थीं और जैसी थीं, आज भी मुझे वही लग रही हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यार बिल्कुल लुट गए, कट गए, मर गए। हालाँकि 2 साल से मैं यही सुन रहा हूँ चीज़ें, कि यार बहुत अब तो रिवर्स माइग्रेशन हो रही है, लोगों के पास खाने को नहीं है। लेकिन आपका केस जो कि बिल्कुल ताज़ा केस है, हुँ, ठीक है? और मैं ऑफ़ कोर्स आपके ओपिनियन को ज़्यादा मैटर करूँगा, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सुनी-सुनाई थी। हुँ। आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, तो आप कह रहे हैं कि स्टिल थिंग्स आर, और मुझे कोई नेगेटिव नज़र ही नहीं आ रहा। ना नहीं, सोशल में, ना हाँ, इमोशनल में, ना फाइनेंशियल में, ठीक है? बिल्कुल। और जहाँ तक रिवर्स माइग्रेशन की बात है, तो मेरे साथ भी कुछ मेरे कोलीग्स वग़ैरह थे जो कि स्टूडेंट वीज़ा पर आए हुए हैं, मेजॉरिटी अगर इंडियंस हैं। तो उन लोग की हुँ। प्रॉब्लम्स हैं कि वो लोगों के वर्क परमिट्स नहीं हो रहे, बट अगर कोई पीआर पे आया हुआ है तो वो हैप्पी है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीआर वालों ये को आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जो लोग आए हुए हैं उसमें हर तरह का बंदा है, स्टूडेंट भी है, एग्ज़ैक्टली, वर्क परमिट वाला भी है, तो हाँ, उनके लिए बहुत सारी परेशानियाँ होंगी।
लेकिन हुँ। आप अभी भी ये कह रहे हैं कि जो लोग पीआर पे आए हुए हैं, हाँ, उनके लिए लाइफ वैसे ही है उनके लिए ऑलमोस्ट। बिल्कुल वैसे ही है लाइफ़ और अच्छी है इनफैक्ट कंपैरिज़न अगर हम करें तो लाइफ़ बहुत अच्छी है यहाँ की, सुकून है ज़िंदगी के अंदर। डन, डन यार, अमेजिंग। मेरे ख्याल में वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, हुँ, और थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। तो ये एक सरप्राइजिंग था। मुझे लग रहा था यहाँ आज बहुत नेगेटिविटी होगी, मुझे ऐसा लग रहा था, ठीक हुँ, है। लेकिन आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज कि मुझे तो मोर और लेस, मैं हमेशा से ये समझता हूँ कि यार रियलिटी खुद जो होती है ना, रियलिटी न्यूट्रल होती है, हुँ, ठीक है। रियलिटी इज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर फीलिंग। तो यस। बंदे की बात है। अगर मुझे लगेगा यार सब खत्म हो गया, तो वाकई सब खत्म हो जाएगा। हुँ, अगर मुझे लगेगा नहीं यार अपॉर्चुनिटीज हैं, हुँ, तो मुझे खुद से अपॉर्चुनिटीज नजर आने लगेगी। ये सिर्फ आपकी नजर या आपकी माइंडसेट का हुँ, होता है। एग्ज़ैक्टली मैं यही कहने जो वाला था कि अब सोचेंगे माइंडसेट है। वो होगा। मुश्किलात हर वक्त हर ज़माने में होती हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। इट्स जस्ट व्हाट माइंड सेट यू आर इन। एग्ज़ैक्टली और मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हमें मेरे ख़्याल से पॉज़िटिविटी स्प्रेड करने की ज़रूरत भी है। क्योंकि सोशल मीडिया पे आप देख लें तो वो बस नेगेटिव चीज़ें ही हैं कि कनाडा का वर्स्ट साइड दिखा रहे हैं। बट मुझे लगता है कि हमें इनकरेज करना चाहिए कि मैं तो चाहूँगा कि मेरे दोस्त या मेरे रिश्तेदार सब कनाडा आएँ। क्योंकि हर बंदा एक जो वहाँ पे स्ट्रगलिंग लाइफ़ गुज़ार रहा है उसका हक बनता है कि वो भी एक अच्छी लाइफ़ गुज़ारे आके। हुँ, तो एज़ अ पाकिस्तानी मुझे लगता है कि हम लोग को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अपने जो वहाँ पे बैक होम हमारे लोग हैं और हम सपोर्ट करें और जिस तरह भी हो सकता है उनको हेल्प आउट करें, उनको प्रोसेस में अगर कोई हेल्प चाहिए, तो उनको समझाएँ कि वो लोग भी आगे आएँ और अच्छा है अगर किसी की हेल्प हो जाए इस तरीके से, तो अच्छा रहेगा। डन, डन। मेरे ख़्याल में इट्स बीन 52 मिनट्स नाउ। थैंक यू सो मच उज़ैर। आई एम डन विद माय क्वेश्चंस, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ है ऑन अ पॉज़िटिव नोट। मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि मुझे अपना लिंक्डइन का लिंक, प्रोफ़ाइल का लिंक दे दिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूँगा। सो एनीबॉडी हू वांट्स टू एक्सप्लोर मोर अबाउट कनाडा, wants to explore more about get how to get a job in sales, uh, या बेसिकली जो भी चीज़ें आपने सीखी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, गाड़ी कैसे लेनी है, बिल्कुल, ड्राइविंग बिल्कुल। लाइसेंस कैसे लेना है, हाँ, घर कैसे ढूंढना है किराए पे, तो जो भी होगी तो प्लीज़ शेयर दैट। मैं फिर उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मेरी तरफ से थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच शमरोज़ और बिल्कुल मैं लिंक्डइन प्रोफ़ाइल भी दे दूँगा और कोई भी मुझे रीच आउट करना चाहे तो आई एम हियर टू हेल्प, नो प्रॉब्लम। डन है। आपने लास्ट बात बड़ी अच्छी करी कि यू वुड स्टिल वांट एवरीबॉडी टू कम एंड हैव अ यस, बेटर लाइफ। यस, तो ओआईपी में भी इनफैक्ट किसी को अगर कोई हेल्प, आइल्स के आपने कहीं से 2 बार पढ़ा, तो उन बिल्कुल, बिल्कुल, टीचर्स का भी अगर किसी को चाहिए हो, तो यू कैन बिल्कुल, ऑलवेज शेयर। बिल्कुल, अ, बिल्कुल। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड शमरोज़। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग लिसनिंग। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, और हम उज़ैर की लिंक्डइन प्रोफाइल भी डाल देंगे, आप इनको डीएम कर सकते हैं। थैंक यू, टेक ओके, केयर, अल्लाह टेक केयर, हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।